जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जोसेफ एडिसन का ये जो विल बिम्बल है, ये द स्पेक्टेटर में 108 नंबर का ऐसे है, आपको ये याद रखना है। ओके, और आज जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो आपके यूपी एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, भी सारे के सारे आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, इस सेशन को, हमारा जो सेशन है विल बिम्बल पर एमसीक्यूज का है। आज हम जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे सभी डिस्कस करेंगे। पहले विल बिम्बल के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, वैसे तो मैंने डिटेल में आप लोगों को करा दिया है, ठीक है ना। विल बिम्बल क्या है, ये द स्पेक्टेटर नंबर 08, यानी कि द स्पेक्टेटर नाम का जो जर्नल है, जो एडिशन और स्टील ने, ठीक है ना, जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील ने कोलैबोरेटिवली स्टार्ट किया था, उसमें नंबर 108 का ये ऐसे है। इसको पब्लिश किया गया था वेडनेसडे जुलाई 4, 1711 में एडिशन के द्वारा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका डायरेक्टली यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। इसकी राइटिंग स्टाइल क्या है, तो ये क्या है, ये करेक्टर स्केच है, ठीक है ना। ये क्या है, एक करेक्टर स्केच है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रेजेंट डिड विल बिम्बल सेंड टू सर रोजर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि कौन सा उपहार था जो विल बिम्बल ने सर रोजर डी कवर्ली को भेजा था, ठीक है ना। जैसे ही ऐसे स्टार्ट होता है, एक मैसेंजर आता है जिसके हाथ में एक लेटर होता है, ठीक है ना, और एक प्रेजेंट यानी कि एक गिफ्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू मैसेंजर द गिफ्ट वाज सेंट फॉर सर रोजर डी कवर्ली बाई विल बिम्बल। कभी कभी विल बिम्बल आ जाता है यहाँ पे लिख के, कभी कभी केवल विल के नाम से मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूरे ऐसे में केवल एक ही कैंडिडेट है जिसको विल बिम्बल कह दीजिए या विल कह दीजिए, ठीक है ना। चलिए, वैसे इसका पूरा नाम है विलियम बिम्बल। इस कैरेक्टर का पूरा नाम क्या है, विलियम बिम्बल। तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहले दिया है अ हेयर यानी कि एक खरगोश, अ ह्यूज जैक फिश, ए पेयर ऑफ गार्टर्स और नेट। तो जब मैसेंजर आता है उसके हाथ में क्या है, एक लेटर है, और लेटर में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है विलियम बिम्बल के द्वारा, जो कि सर रोजर डी कवर्ली को देना है उसको, ठीक है ना। जब सर रोजर डी कवर्ली और स्पेक्टेटर यानी कि हमारा नरेटर घर के बाहर टहल रहे होते हैं, तभी मैसेंजर उस लेटर को देता है। उस लेटर में लिखा होता है कि जो ह्यूज जैक फिश है, ये सर रोजर डी कवर्ली के लिए उसने एज अ प्रेजेंट दी है, जो उसने आज ही सुबह पकड़ी थी, ठीक है ना। सो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, विल बिम्बल इज द यंगर ब्रदर ऑफ ए। तो विल बिम्बल यंगर ब्रदर है, किसका यंगर ब्रदर है। तो जैसे ही ऐसे स्टार्ट होता है, जब हमारा नरेटर विलियम बिम्बल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, तो नरेटर को पता पड़ता है कि विल बिम्बल कौन है। विल बिम्बल एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास उसकी खुद की इस्टेट, खुद का बिजनेस वगैरह नहीं है। वो अपने भाई के पास में रहता है। उसका भाई बहुत ही कुलीन, काफ़ी बड़े वर्ग से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है बैरोनेट, ठीक है ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बैरोनेट, यानी कि कुलीन वर्ग है, पैसे वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो एक पैसे वाले भाई का छोटा भाई है विलियम बिम्बल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट इज विल फेमस फॉर। क्योंकि विल के पास में कोई भी स्टेट, कोई भी बिजनेस, किसी भी तरीके का प्रोफेशनल काम नहीं है, लेकिन फिर भी विल बिम्बल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है पूरे के पूरे कंट्री साइड में। तो उसका रीजन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट इज फेमस फॉर। तो मेकिंग मे फ्लाइज, बिल्डिंग हाउस, राइटिंग प्लेस और पेंटिंग पोर्ट्रेट। तो विल बिम्बल की एक बहुत ही ज़्यादा जो पॉपुलर और बहुत ज़्यादा फेमस स्किल है, ठीक है ना, एक तरीके से टेक्निकल स्किल हम उसे बोल सकते हैं, वो क्या है, मेकिंग मी फ्लाई। मी फ्लाई रेफर करता है यहाँ पर उस सब्सटेंस को जो मछली पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि मछली पकड़ने का चारा। विल बिम्बल आर्टिफिशियल तौर पे मछली पकड़ने का जो चारा है बहुत अच्छा बनाता है, जिससे मछलियाँ बहुत आसानी से फंस जाती हैं, ठीक है ना। तो ही इज फेमस फॉर मेकिंग मे फ्लाई टू मिरेकल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैड बीन रिसेंटली अकॉर्डिंग टू हिज लेटर। वेयर हैड विल बीन रिसेंटली अकॉर्डिंग टू हिज लेटर। यहाँ पर विल बिम्बल की बात हो रही है
कि विल विम्बल ने जो रिसेंटली लेटर भेजा है मॉर्निंग में, उस लेटर के अकॉर्डिंग वो अभी तक कहाँ था, ठीक है ना, वो अपना टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहा था, लंदन में, ऑक्सफोर्ड में, एटन में और कैम्ब्रिज में। तो जब हम लेटर को पढ़ते हैं, यानी कि जो सर रोजर डी कवर्ली लेटर को पढ़ता है, तब हमें पता पड़ता है कि लेटर में लिखा है कि वह अभी अपने भाई का जो हंटिंग गेम है उसको सुपरिटेंड करता है, कहाँ पर, ईटन में, जहां उसका बड़ा भाई रहता है, ठीक है ना, सर जॉन्स एल्डर ब्रदर। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। वन रीजन विल इज पॉपुलर अमॉन्ग द यंग हायर्स इज बिकॉज ही, यानी यहाँ पर एक रीजन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसके कारण जो विल है, गांव के जो जवान लोग हैं, ठीक है ना, चाहे युवक हों चाहे युवतियां हों, उनके बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्यूटर देम इन लैटिन, क्या वो उन्हें लैटिन में सिखाता है। गिव्स देम प्रेजेंट्स एंड अम्यूजमेंट, वह उनको उपहार देता है, ठीक है ना, और उनको अम्यूज करता है। लैंड्स देम मनी, उनको पैसे देता है, ठीक है ना। इज स्टर्न डिसिप्लिनियर, या वो बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी है, अनुशासनवादी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विल का जो करेक्टर स्केच है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि विल बहुत ही काइंड हार्टेड, अम्यूजमेंट, ठीक है ना, और ऐसा व्यक्ति है जो किसी के घर पर भी जाता है तो उसकी पॉकेट में कुछ न कुछ देने के लिए लोगों के पास होता है, लोगों को अम्यूज करता है, खुद भी हंसता है और दूसरों को भी हंसाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ही गिव्स देम प्रेजेंट्स एंड अम्यूजमेंट्स। नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डिड विल आस्क सर रोजर फॉर ऑन दैट विजिट, जब लेटर पढ़ा जाता है तो उस लेटर में क्या करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ लेटर वाला मेंशन नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डिड विल आस्क सर रोजर फॉर ऑन दैट विजिट, जब विल विम्बल सर रोजर डी कवर्ली के घर आता है तो आते ही आते वह सर रोजर डी कवर्ली से क्या डिमांड करता है, ठीक है ना, विजिट करने पर वो उसको क्या डिमांड करता है, क्या मांगता है। टू बोरो अ सर्वेंट टू कैरी शटरकॉक्स, अ न्यू हॉर्स, शेल्टर फॉर द नाइट, और टू बोरो अ गन। तो जैसे ही वो घर पर आता है तो उसके पॉकेट में एक शटरकॉक होता है, शटरकॉक जानते हैं ना, वो चिड़िया बल्ला वाला, तो शटरकॉक होता है। अब उस शटरकॉक को वो जब पिछली बार जब आया था तो एक महिला ने लगभग 1 साल पहले उससे शटरकॉक की डिमांड की थी, तो विल विम्बल ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो जब आएगा तो शटरकॉक जरूर लेकर आएगा, जो कि उससे लगभग 1 मील की दूरी पे रहती है। अब उसको शटरकॉक उसे डिलीवर करना है, तो वो क्या कहता है सर रोजर डी कवर्ली से कि कृपया एक सर्वेंट मुझे दे दीजिए जो इस शटरकॉक को क्या करेगा, उस महिला तक पहुंचा देगा, ठीक, नोटेड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग डिनर विल्स कन्वर्सेशन मोस्टली रिवॉल्व अराउंड, जब विल विम्बल, सर रोजर डी कवर्ली और द स्पेक्टेटर, ठीक है ना, और बाकी के कुछ और लोग भी हैं घर में, वे सभी लोग जब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं तो किस चीज पर वार्तालाप ज्यादा फोकस किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास में, पॉलिटिकल एंड लॉ इश्यूज पर, हिज कैचिंग द जैक एंड अदर हंटिंग स्टोरीज, और रिलीजियस डिबेट्स पर, टाउन गॉसिपिंग पर। तो वह ज्यादातर है जो अपनी कन्वर्सेशन फोकस करता है कैचिंग द जैक, जो ह्यूज फिश वो पकड़ कर लाया है, उस मछली को उसने कैसे पकड़ा था, कैसे वो ग्राउंड तक लाया था, और बाकी के उसके जो काम थे रिमेनिंग पार्ट, उन सभी चीज़ों पर वहाँ पर कन्वर्सेशन चलती है, यानी कि हंटिंग स्टोरीज पर कन्वर्सेशन चलती है जो काफ़ी अम्यूज करती है सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, विच स्मॉल इन्वेंशन ऑफ विल्स इज मेंशन इन द टेक्स्ट, यानी कि विल विम्बल का ऐसा कौन सा इन्वेंशन है जो इस टेक्स्ट में इंक्लूड किया गया है, मेंशन किया गया है, यानी कि विल के द्वारा क्या चीज इन्वेंट करी गई है, कौन सा इन्वेंट किया गया है काम। चलिए चेक कर लेते हैं। किसी का आंसर नहीं आ रहा, आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है, आंसर देने की कोशिश किया करें। आप लोगों को ऐसे तो मैंने पढ़ा ही दिया है, ऐसे भी पढ़ा दिया है, ठीक है ना, रिचर्ड स्टील के बारे में भी पढ़ा दिया है, जोसेफ एडिशन के बारे में भी पढ़ा दिया, पूरा ऐसे मैंने डिटेल में पढ़ा दिया जिसमें प्लॉट, इंट्रो, करेक्टर स्केच, डिटेल्ड समरी, थीम्स, स्टाइल, एवरीथिंग सब कुछ करा दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो इम्प्रूविंग फ्लो, हल उसने इम्प्रूव किया था नहीं, ठीक है ना। इम्प्रूव्ड
कोयल पाइप। उसने क्या किया था, कोयल पाइप हालांकि उसने इन्वेंट नहीं किया था, बट कोयल पाइप जो होते थे वो कम आवाज निकाल। कोयल पाइप होता क्या है, कोयल का मतलब है किसी पक्षी से रेफरेंस है इसका, जैसे कि बटेर होती है, ठीक है ना, तो वो ज्यादातर है जो हंटिंग ऑब्जेक्ट थे उन्हीं को बनाता था, ठीक है ना। तो क्विल पाइप को उसने इम्प्रूव करना सीखा था और बाकी के लोगों को भी वो क्विल पाइप देता था। क्विल पाइप से क्या था कि क्विल को बुलाने के लिए, क्विल को कॉल करने के लिए आवाज निकलती थी, जिससे उसको ऐसा लगता था कि कोई दूसरा पक्षी उसे कॉल कर रहा है, तो वो आसानी से जाल में फंस जाती थी, ठीक है ना। तो उसने क्विल पाइप को इम्प्रूव कराया था, यही उसका एक इन्वेंट था। अगला क्वेश्चन है, द नरेटर्स फाइनल एटीट्यूड टुवर्ड विल इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। अब क्योंकि नरेटर और सर्रोजर डी कवर्ली और बाकी के जो लोग थे जो उस डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, उन सभी का एटीट्यूड मिलकर उसके बारे में जो जानकारी देता है स्पेक्टेटर को, उसके बाद में स्पेक्टेटर का एटीट्यूड विल विमल के बारे में कैसा हो जाता है। देखिए ये पूरी कहानी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, ये ऐसे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। इस ऐसे की स्टार्ट होती है कहाँ से, एक लेटर से। ऐसे की स्टार्ट होती है, एक लेटर आता है, कब आता है, मॉर्निंग में आता है, ठीक है ना। मॉर्निंग में ऐसे आता लेटर आता है जिसको एक मैसेंजर लेकर आता है, ठीक है ना, इसको एक मैसेंजर लेकर आता है। मैसेंजर लेने के बाद में फिर जिस व्यक्ति ने लेटर भेजा है वो कौन है, विल विम्बल, ठीक है, विल विम्बल। बाकी की चीजें उसने लेटर में बता दी है, फिर वो आकर कन्वर्सेशन होता है, ठीक है ना। कन्वर्सेशन कहाँ पर होता है, कन्वर्सेशन होता है डाइनिंग टेबल पर, ठीक है ना, और यहीं तक ये कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद में राइटर का जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, राइटर का जो रिफ्लेक्शन है, यानी कि राइटर का जो आइडिया है, आइडिया बोलें, सटायर बोलें, जो भी है, जो वो इस कैरेक्टर के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। ये पूरा ऐसे है, मतलब लेटर में वो अपने बारे में जानकारी देता है कि वो आ रहा है, उसके बाद में वो आ जाता है, शाम को खाना होता है, खाने पे बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद में उसके बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी के बाद में फिर वो पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि ये कैरेक्टर कैसा है, और इस कैरेक्टर के माध्यम से सोसाइटी में जो चीजें हो रही हैं उन पर वो क्या करता है, सटायर करता है, छोटी छोटी कहानियों का रेफरेंस देकर। बस ये इसकी पूरी कहानी है ऐसे की। तो नरेटर्स फाइनल एटीट्यूड टुवर्ड विल इज बेस्ट डिस्क्राइब एज कंपैशनेट एंड क्रिटिकल ऑफ सोसाइटी। उसके प्रति दया का भाव उत्पन्न होता है विल विम्बल के प्रति नरेटर का, क्योंकि इतना स्किलफुल और इतना इंजॉयमेंट वाला, इतना जॉय आदमी है, और ये खाम का फालतू पड़ा हुआ है इस गांव में। इसकी बजाय किसी ट्रेड या किसी कॉमर्स में होता तो कितना अच्छा एक बिजनेसमैन, एक अच्छा मर्चेंट बन सकता था, अपनी खुद की जिंदगी जी रहा होता, इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है ना, अपने भाई के पास नहीं होता, ठीक है। अब उसको दया क्यों आ रही है, दया क्रिटिकली आ रही है सामाजिक दृष्टिकोण से, क्योंकि इंग्लैंड में 18वीं सेंचुरी में उस समय की जो दशा थी वो ये थी कि जो बड़े बेटे हुआ करते थे फैमिली के, उनको स्टेट, प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन सब कुछ मिलता था, और छोटे बेटों को एक जेंटलमैन के तरीके से छोड़ दिया जाता था कि वो कुछ करेगा नहीं, ठीक है ना, कुछ नहीं करेगा। अगर वो छोटे मोटे काम करेगा भी तो घर का जो मान सम्मान है वो खराब हो जाएगा। दैट इज वाई विल विम्बल की हालत ये है कि उसके पास ना तो प्रॉपर्टी है, ना खुद का स्टेट है, ना खुद का बिजनेस है, कुछ नहीं है। अपने बड़े भाई का हाथ बटाता है हंटिंग गेम्स में, यही उसका काम है। उसके चलते हुए भी उसके पास छोटी छोटी स्किल्स है, जैसे मान लीजिए कि शटर कॉक बनाना है, नेट बनाना है, फिशिंग रॉड बनाना है, ठीक है ना, कोयल पाइप बनाना है, और मछली पकड़ने का चारा बनाना है। ये छोटी छोटी चीजें वो बनाता है, लोगों को देता है, लोग भी खुश रहते हैं, वो भी खुश रहता है। तो उसके प्रति दया का भाव उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, और क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है सोसाइटी के प्रति कि सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, विच सोशल प्रॉब्लम डज द नरेटर एक्सप्लिसिटली हाईलाइट। इस ऐसे में नरेटर किस सोशल प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। तो सोशल प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को अभी बता दी थी। सोशल प्रॉब्लम क्या है कि यंगर सन्स रिफ्यूजिंग ट्रेड एंड रिमेनिंग इन जनरल पॉवर्टी। जब उनको कोई काम धंधा नहीं करने दिया जाएगा, कोई बिजनेस नहीं दिया जाएगा, प्रॉपर्टी में शेयर नहीं दिया जाएगा शुरुआती तौर पे, तो वो गरीब ही रह जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे जिंदगी में। बाद में उनकी जिंदगी बहुत बदहाल हो जाती है, ठीक है ना। तो यही क्या है, यही उसका एक हाईलाइटेड पॉइंट है जो सोशल प्रॉब्लम के तौर पे यहाँ पे एक्सपोज किया गया है।
विच डिटेल शो विल्स यूजफुलनेस टू हिज नेबर्स। अब विल का उपयोगीपन, विल क्यों अपने नेबर्स की, अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री साइज के लिए उपयोगी है, यहाँ पर कैसे दर्शाता है। वो उपयोगी इस तरीके से है, ही सप्लाईज एंगल रोड्स, वो फिशिंग रॉड सप्लाई करता है पूरे कंट्री साइड में, नेट्स, ठीक है ना, पूरी कंट्री साइड में देता है, शटरकॉक वगैरह देता है, छोटे छोटे इक्विपमेंट देता है, इसलिए वो उपयोगी है पूरे नेबरहुड में, सभी लोग उसको पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर एडिशंस टोन इन हिज पीस। यानी कि जो एसे है विलविम्बल, इसमें एडिशन की टोन कैसी है, उसने किस तरीके से इस एसे को लिखा है। ऑप्शन है सटायरिकल बट अफेक्शनेट, बिटरली सार्कास्टिक, रोमांटिक एंड सेंटिमेंटल, स्ट्रिक्टली एकेडमिक। तो इसमें क्या है, सटायर तो किया गया है बट अफेक्शनेटली किया गया है। मतलब सटायर के दो तरीके होते हैं, एक तो किसी व्यक्ति पे सटायर कर दिया, उसको बेवकूफ एक्सप्रेस कर दिया, उसको एक तरीके से जब फूल डिस्क्राइब कर दिया। बट यहाँ पर विलविमल को फूल नहीं बताया है, स्किलफुल टैलेंटेड बताया है, ठीक है ना, यूजफुल टू सोसाइटी बताया है। बट उसने जो सटायर किया है वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं कि बड़े बेटे ही सब कुछ करेंगे, छोटा बेटा कुछ नहीं करेगा। तो सटायर उसने सोशल प्रॉब्लम के रूप में किया है, न कि इंडिविजुअली विलविम्बल पर किया है। तो सटायर का जो तरीका कैसा है, सटायरिक तो है बट अफेक्शनेट है। उसको विलविम्बल पर दया भी आती है कि विलविम्बल के साथ में आकर इन सोसाइटियल नॉर्म्स के कारण ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, द सेंटेंस ही मेक्स अ मे फ्लाई टू अ मिरेकल प्राइमरली डेमोन्स्ट्रेट। ही मेक्स अ मे फ्लाई टू अ मिरेकल, ये लाइन है विलविम्बल के लिए रेफरेंस है। तो ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, विल्स स्कॉलरली लर्निंग, विल्स टेक्निकल स्किल एंड क्राफ्टशिपमैन, विल्स वेल्थ और विल्स रिलीजियस फेथ। तो ये जो लाइनें हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करती हैं उसकी टेक्निकल स्किल को। मे फ्लाई का मतलब क्या है, मे फ्लाई का मतलब मछली पकड़ने वाला जो सब्सटेंस होता है जिससे मछली पकड़ने के लिए डाला जाता है, मछलियां जाल में फंस जाती हैं। तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल मे फ्लाई बनाता था, ठीक है ना, जिससे मछलियां पकड़ना आसान हो जाता था। तो ये एक टेक्निकल स्किल है और ये क्राफ्टशिपमैन को डेमोन्स्ट्रेट करती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज नॉट ट्रू अबाउट विलविम्बल के बारे में कौन सी चीज है जो सही नहीं है। ही इज सेलिब्रेटेड फॉर फाइंडिंग हेयर, तो एक उसके अंदर एक टैलेंट और था कि उसके पास कुत्ते थे, वो कुत्ते पाला करता था और उन कुत्तों की मदद से खरगोश यानी हेयर कहीं पर भी छुपा हो उन खरगोशों को बड़ी आसानी से वो हंट कर लेता था। तो ही इज सेलिब्रेटेड फॉर फाइंडिंग अ हेयर, ये बात उसके प्रति सही है, ठीक है ना, पूछा क्या गया है नॉट। ही लिव्स बाय हिज ओन लार्ज स्टेट, यहाँ दिया गया कि उसके खुद के पास स्टेट है, तो उसके बाद खुद का कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये बात गलत है। ही इज फेवरेट विद यंग आयर्स, वो बिल्कुल फेवरेट है पूरे गांव में। ही इज स्किल्ड इन मैनी पेटी ट्रेड्स, यानी छोटे छोटे काम करने में वो काफ़ी स्किल्ड है, तो ये भी बात सही है। हमारे पास तीन चीज़ें हैं जो सही है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है और यही हमारा क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सोशल अल्टरनेटिव डज द नरेटर थिंक वुड हैव शूटेड विल, यानी कि ऐसा कौन सा सोशल अल्टरनेटिव है जो विल को शूट करेगा। अकॉर्डिंग टू राइटर विल के पास बहुत सारी स्किल है, ठीक है ना, टेक्निकली भी वो अच्छा है और बिहेवियर भी उसका अच्छा है, काम करने में भी उसका मन लगता है। तो वो किस चीज़ के लिए शूट करता है, इन लाइफ इन द चर्च, चर्च में काम करने के लिए, कॉमर्स और ट्रेड, कॉमर्स यानी कि व्यवसायिक रूप से, मिलिट्री कैरियर या पॉलिटिकल ऑफिस। तो नरेटर यहाँ पर सटायर करता है सोसाइटी पर कि ऐसे बच्चों को तो कॉमर्स में होना चाहिए, ट्रेड में होना चाहिए, जिससे जो जनरल पब्लिक है, कंट्री है, उसका भी फायदा हो और इसकी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, ये भी इंडिपेंडेंट हो जाए और ये जो शेयर कमाए उससे जो कंट्री है उसकी नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय में तरक्की हो, जिससे देश भी तरक्की की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन हमारे पास में, द स्ट्रक्चर ऑफ द पीस विलविम्बल इज मेनली, यानी कि जो विलविम्बल है ये किस तरीके का पीस है। ड्रामेटिक डायलॉग है, एनेक्डोट फॉलोड बाय मोरल रिफ्लेक्शन है, लिरिक पोइम है, टेक्निकल मैनुअल है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर पूछा गया कि इसका जो ढांचा है लिखने का वो किस तरीके का है। तो इसमें एनेक्डोट यानी कि जो स्टोरीज हैं, स्टोरीज का रेफरेंस देता है नरेटर पहले, जब विलविम्बल के बारे में
विल विम्बर के बारे में रिफ्लेक्ट करता है मोरल आइडियाज को गेन करने के लिए, तो पहले एनेक्डोट का सहारा लेता है, जैसे कि ये यूजफुल है, स्किलफुल है, टेक्निकली भी और हैबिचुअली भी, हर तरीके से ये समर्थ है काम करने के लिए। तो इंग्लैंड के कुछ लोगों का एग्जाम्पल देता है कि इंग्लैंड में आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे ब्रदर हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे बेटे हैं जो बहुत कैपेबल हैं, लेकिन जो फैमिली सोशल नॉर्म्स हैं उनके कारण वो बेकार हो गए हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा ही विल विम्बल के साथ हो रहा है। तो पहले क्या कर रहा है, वो एनेक्डोट का सहारा ले रहा है, पुरानी कहानियों का, कुछ एग्जाम्पल्स का, उसके बाद में मोरल रिफ्लेक्शन कर रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है उन कहानियों के सहारे, ठीक है ना। तो एनेक्डोट फॉलोड बाय मोरल रिफ्लेक्शन, उसके बाद में ही तो वो अपना रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका विल विम्बल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन एज वन ऑफ विल्स स्मॉल गिफ्ट। विल विम्बल के स्मॉल गिफ्ट में क्या क्या शामिल था, क्या क्या नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। तो टुलिप रूट, वो उसकी पॉकेट में हमेशा टुलिप रूट रहते थे, ठीक है ना, ये हमारा सही है, यहाँ पर पूछा गया है नॉट, ठीक है ना। पप्पी, वो पप्पी भी अपने साथ में रखता था, जब किसी घर पे जाता तो पप्पीज को एक्सचेंज कर लेता था, और ये वहाँ ट्रेडिशन था एक तरीके का, मतलब फैशन था कि किसी के घर पे जाओ तो सबसे अच्छा व्यवहार यही माना जाता था कि आप किसी के यहाँ पे एक छोटा सा पिल्ला छोड़ आओ, ये सबसे बड़ा गिफ्ट माना जाता था। तो वो अपने साथ में ये रखता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। शटरकॉक भी वो लेकर आया था एक महिला के लिए। ऑयल पेंटिंग नहीं लेकर आया था किसी भी तरीके से, ये मेंशन नहीं है, तो यही क्या है, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, वाई डज विल टेक प्लीजर इन सीइंग सर रोजर। जब वो सर रोजर डी कवर्ली को देखता है तो उसको आनंद क्यों आता है, बिकॉज ही इज अ गुड नाइट, ठीक है ना, वो एक अच्छा नाइट था, ओल्ड नाइट था कंट्री का, और उसकी कंपनी, उसकी हॉस्पिटलिटी उसे जेन्युइनली बहुत प्लीजर देती थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है, वाई विच रिटोरिकल मूव स्ट्रेंथ्स द नरेटर्स जनरल पॉइंट। अब नरेटर का जो जनरल पॉइंट है टू वार्ड विल विम्बल, वो किस तरीके से स्ट्रेंथ हो जाता है, किस तरीके से उसको और ज़्यादा मजबूती मिलती है, उसके बारे में समझने के लिए, उसके बारे में अपने जो विचारधारा है वो बताने के लिए कि विल विम्बल किस तरीके का व्यक्ति है, ठीक है ना। तो लिस्टिंग विल्स पेटी इन्वेंशन एंड एक्ट ऑफ काइंडनेस, अब इस सभी चीज़ों के बारे में उसको पता चलता है, ठीक है ना, तब वो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू अपना देता है। नेक्स्ट वन है, व्हाट लेसन डज द नरेटर वांट रीडर टू टेक अवे। इस एसे के माध्यम से रीडर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं जोसेफ एडिशन। तो रीडर्स को वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसा विल विम्बल के साथ हो रहा है ना सोसाइटी में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे लोगों के साथ में हमेशा अच्छा व्यवहार, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जिससे ये लोग देश की तरक्की में काम आए, खुद भी अपना जीवन अच्छा करें और देश का भी भला हो जाए, ठीक है ना। सो आंसर हो जाएगा, यूजफुल इंडस्ट्री शुड बी वैल्यूड एंड सोशल प्रीजुडिस अगेंस्ट ट्रेड क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है। 21 में दिया गया है कि द पीरियोडिकल द स्पेक्टेटर इन विच बोथ एसेज अपीयर्ड वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन विच ईयर। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो पीरियोडिकल है द स्पेक्टेटर, जिसमें ये जो एसे है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, ये अपीयर हुआ था, वाज फर्स्ट लॉन्च इन विच ईयर, ये किस ईयर में लॉन्च हुआ था स्पेक्टेटर, द स्पेक्टेटर। ऑप्शन है 1709, 1711 और 1712 और 1714। चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नो आंसर, किसी का आंसर नहीं है। तो चलिए द स्पेक्टेटर जो पीरियोडिकल है ये मार्च 1 1711 को नोट करेंगे, मार्च 1 1711 को पहली बार पब्लिश किया गया था, ठीक है ना, दोनों के साथ में, और रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिशन दोनों ने इसे कोलैबोरेटिवली लॉन्च किया था, नोट कर लीजिएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द एसे सर रोजर एट होम करस्पेंड टू विच स्पेसिफिक नंबर ऑफ द स्पेक्टेटर। द स्पेक्टेटर जर्नल में ही सर रोजर एट होम को पब्लिश किया गया था, ठीक है ना,
एंड यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वाज पब्लिश्ड ऑन व्हाट डेट, ये किस डेट में पब्लिश किया गया था और इसका जो नंबर था वो कौन सा नंबर था। तो इसका नंबर था नंबर 106 जुलाई 2 1711 को ये पब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। और डे पूछा जाए तो मंडे का दिन था। ओके, नोट करिएगा। नंबर 106 मंडे जुलाई 2 1711 को सर रोजर एट होम नंबर 106 पब्लिश किया गया था। किसमें? द स्पेक्टेटर में। इसको पब्लिश किया गया था जोसेफ एडिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द एसे विल विम्बल, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, द एसे विल विम्बल विच इज द स्पेक्टेटर नंबर 108, ये कौन सा है? 108 है। वाज पब्लिश्ड इमीडिएटली आफ्टर सर रोजर एट होम ऑन, सर रोजर एट होम के बाद में इसको पब्लिश किया गया था द स्पेक्टेटर नंबर 08 को। तो ये किस डेट में, किस दिन में, किस ईयर में पब्लिश किया गया था? ऑप्शन है ट्यूजडे जुलाई 3 1711, वेडनेसडे जुलाई 4। तो आंसर हो जाएगा हमारा वेडनेसडे जुलाई 4 1711 को पब्लिश किया गया था एडिशन के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ईयर वर बोथ द एसे सर रोजर एट होम और विल विम्बल ओरिजिनली पब्लिश। तो मैंने दोनों के पब्लिशिंग डेट के बारे में बात कर ली है। अब यहाँ पर कंबाइनली पूछा गया कि दोनों ऐसे किस ईयर में पब्लिश किए गए थे। तो ऑब्वियसली है कि वो भी 1711 में था, ये भी 1711 में। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1711 में। ओके, नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन हमारे पास, आउट ऑफ द ओरिजिनल 555 पेपर्स पब्लिश्ड इन द स्पेक्टेटर, बात हो रही है स्पेक्टेटर की पब्लिकेशन 1711 टू 1712 में, जिसमें 555 पेपर्स पब्लिश किए गए थे, ठीक है ना। इसमें से कितने ऐसे थे जो एट्रीब्यूटेड हैं जोसेफ एडिशन को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जोसेफ एडिशन को कितने ऐसे एट्रीब्यूट किए गए हैं? 274, ठीक है ना। लगभग 274 ऐसे हैं जो एट्रीब्यूट किए गए हैं जोसेफ एडिशन को, नोट करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, आउट ऑफ द ओरिजिनल 555 पेपर इन द स्पेक्टेटर कितने हैं जो सर रिचार्ड स्टील को एट्रीब्यूट किए गए हैं? तो रिचार्ड स्टील को एट्रीब्यूट किए गए 236, नोट इट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात करेंगे इनका जो पहला कोलैबोरेटेड वर्क है टेटलर, ठीक है ना। द टेटलर वाज इनिशियली कंसीव्ड एंड लॉन्च बाय विच ऑथर इन 79, टेटलर को 79 में किस ऑथर के द्वारा पब्लिश किया गया था, शुरू किया गया था, ठीक है ना। चलिए, तो टेटलर वाज इनिशियली कंसीव्ड एंड लॉन्च बाय रिचार्ड स्टील ऑन 12 अप्रैल, ठीक है ना। 12 अप्रैल को 1709 को लॉन्च किया गया था स्पेशली रिचार्ड स्टील के द्वारा, ठीक है ना, रिचार्ड स्टील के द्वारा। बाद में इसमें जोसेफ एडिशन भी शामिल हो गए थे एज अ कंट्रीब्यूशन। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 271 एसेज पब्लिश इन ओरिजिनल रन ऑफ द टेटलर, टेटलर के 7911 वाला जो एडिशन है इसमें 271 ऐसे पब्लिश किए गए थे। इसमें से कितने एसेज हैं जो रिचार्ड स्टील को एट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। तो आंसर है अप्रोक्सीमेटली 188, ठीक है ना। लगभग 188 ऐसे सर रिचार्ड स्टील ने लिखे थे। अब इसमें ही सेम क्वेश्चन है कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एसे डिड जोसेफ एडिशन कंट्रीब्यूट टू द टेटलर, जोसेफ एडिशन ने टोटल कितने ऐसे कंट्रीब्यूट किए हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 42। अब देखिए इन्होंने 42 क्यों पब्लिश किए हैं, उन्होंने 188 क्यों? क्योंकि जब टेटलर स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, उस समय पर जोसेफ एडिशन आयरलैंड में थे। जब उनको पता पड़ा कि टेटलर स्टार्ट हो गया है और रिचार्ड स्टील ने कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया, बहुत सारे ऐसे पब्लिश हो गए हैं, तो उसके बाद में जोसेफ एडिशन जब वापस आया आयरलैंड से, तब उन्होंने इसमें रेगुलर कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया एंड लगभग 42 एसेज के समथिंग उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। तो गाइज हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, आप लोग इसको अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द प्राइमरी लिटरल डिस्टिंक्शन बिटवीन जोसेफ एडिशन
और सर रिचार्ड स्टील, राइटिंग स्टाइल एंड थीमेटिक फोकस इन द स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर दोनों का कोलैबोरेटेड वर्क है, दोनों ने ऐसे कंट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है ना। और दोनों की स्टाइल टेक्निक वगैरह मैंने आपको इनकी जो पहली क्लास थी जिसमें मैंने जोसेफ एडिशन, रिचार्ड स्टील की बायोग्राफी, शॉर्ट बायोग्राफी, वर्क्स, टेडलर, द स्पेक्टेटर और बाकी के जो कोलैबोरेटेड वर्क हैं सब कराए थे। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा और उस वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें बताइए।